गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? पीरियोडिक टेबल। उसके पहले मैंने बताया था आपको क्वांटम नंबर्स। अब समझना सीक्वेंस कैसा हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले पढ़ा हमने क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में क्या पढ़ा हमने? क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या बताता है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इट इज समथिंग रिलेटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीन चीजें हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या अरेंजमेंट है, तो हमको ये रदरफोर्ड मॉडल से ही पता चल गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। डिफरेंस कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में। डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस शेल सब शेल में कैसे अरेंज्ड है उसके बेसिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होती। तो वो हमने सीखा किससे? क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में हमने सीखा कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ अरेंज्ड है, पीरियोडिक टेबल में उसको कैसे अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसमें क्या देखा हमने कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर को में एलिमेंट्स पर अरेंज किया तो देखा कि सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा है और साथ में क्या किया है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में डालते चले गए। तो ये हमारा क्या होगा, किस बेसिस पे हुआ? जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही थी? क्या पढ़ा था हमने वहां पे? पीरियोडिसिटी का क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी? अरे अरे, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। क्यों रिपीट हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, क्यों रिपीट होती हैं? क्योंकि सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे शुरू में लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या आया? सोडियम आया, कॉन्फ़िगरेशन 3s1। फिर पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इस बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है ना। तो ये हमने कहाँ सीखा? पीरियोडिक टेबल वाले सेक्शन में पढ़ा। वहां आपको आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने की बात हुई थी और कैसे उनके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक प्रेडिक्ट करते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी। फिर हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स को जब पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया तो लेफ्ट से राइट जाने में या टॉप से बॉटम जाने में उनकी प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करती हैं, कैसे अफेक्ट होती हैं, उसके जनरल ट्रेंड्स, उसके एक्सेप्शंस, ये सारी बातें हमने किसमें पढ़ी थी? पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ये चैप्टर खत्म हुआ तो हम एटम से पहुंचे कहां पे? एलिमेंट पे, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे पहुंचे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कहां पहुंचे? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब अलग अलग एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या हमने कोई कंपाउंड बनाया था? नहीं, हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी। अब हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम एक अकेला एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या ऑक्सीजन एक अकेला एटम एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या नाइट्रोजन एक अकेला एटम एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो कुछ एलिमेंट्स तो थे वो अकेले एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमेशा बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमेशा किसी ना किसी को पकड़ के ही रहते हैं। चाहे वैसा ही एक दूसरा एटम ले लें, चाहे कोई दूसरा एटम ले लें, दूसरे एलिमेंट का एटम ले लें, लेकिन हमेशा वो क्या होता है? बॉन्ड स्टेट में होते हैं। तो अब सवाल ये आया कि एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि एलिमेंट बॉन्ड बनाता ही क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तब इसका जवाब क्या था? स्टेबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दो टर्म्स में, एक तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखा गया कि इसके दो मेन कारण है। कौन से दो कारण है? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या? टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। कोई भी सिस्टम कब ज्यादा स्टेबल होता है? जब उसकी एनर्जी कम हो या ज्यादा हो? कम हो। भाई हम ज्यादा नाश्ता करके आएंगे तो क्या करेंगे? उछलेंगे, है ना। और धीरे धीरे समय के साथ जब नाश्ता हमारा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब मेटाबॉलिज्म हुआ और वो सब कंज्यूम हो गया एनर्जी, तो क्या होगा? हम उछलना कम कर देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, है ना। और अगर दोपहर के लंच के लिए नहीं भेजा गया तो शाम तक चुपचाप एक ही सीट पे बैठे रहेंगे, हाँ ना भी नहीं बोलेंगे।
खाना जब जरूरत से ज्यादा खा लेते हो तब, एक्सेस किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा खा लेंगे कोई भी चीज, जब एक्सेस में हो जाता है तो वो गड़बड़ करता है। ठीक है ना? तो भाई स्टेबिलिटी अटेन करनी है, स्टेबिलिटी अटेन करने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताऊं मैं कि शुरू में देखा गया कि हीलियम है, हीलियम किसी एलिमेंट से कंबाइन नहीं करता है ना? नियॉन किसी एलिमेंट से कंबाइन नहीं करता है, अकेला एक एटम के फॉर्म में। तो बहुत सारे एलिमेंट्स देखे गए कि वो कंबाइन नहीं करते हैं। जब ध्यान से देखा गया तो पाया गया ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑक्टेट पूरा होता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में डुप्लेट पूरा होता है, बाकी सब में क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है। यानी ये जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट मतलब NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी कुछ स्पेशल स्टेबिलिटी होती है। तो जिन एलिमेंट्स में वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वो स्टेबल हो गया, वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो मतलब ऐसा अज्यूम किया गया कि दिस इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सब यही पाना चाहते हैं, सब यही पाना चाहते हैं। अभी इधर का बात है ना? तो सब क्या कर रहे हैं, सब वही पाना चाहते हैं, क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जिसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है वो क्या करेगा, या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर शेयर करेगा। लेके देके या शेयर करके वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? अदर देन दैट वो एलिमेंट जिनके पास नोबल गन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है। तो एक रीजन तो आ गया टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब इसमें गड़बड़ भी थे बहुत सारा। जैसे मान लो BCl3 में बोलूं, BCl3, BCl3 में बोरॉन समझते हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है ना? बोरॉन के वैलेंस, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, यही तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 2s2 2p1। अब मैं आपसे पूछूं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। अब ये क्या करेगा, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा। बॉन्डिंग अभी डिटेल में सीखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो अगर 3 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं। फिर भी BCl3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है। मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी पाए गए जहां पे ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं भी हो रहा था फिर भी वो कंपाउंड पाए जा रहे थे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जहां पे ऑक्टेट एक्सीड कर रहा था, जैसे PCl5, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 बॉन्ड बना लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी एग्जिस्ट करता है। यानी ये वाला जो रीजन है ये अकेला रीजन तो नहीं हो सकता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। समझ आई बात? तो दूसरा रीजन हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग ऑफ एनर्जी। यानी जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बॉन्ड बनाते समय देयर इज लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस वाली बात, ये वाली बात तो समझ में आ गई मेरे हिसाब से। ये वाली बात को हम देखते हैं क्या होता है। टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब कम कर रहे हैं तो उस समय हो क्या रहा है ये देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। पोटेंशियल एनर्जी, अगर दो चार्ज बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिया जाता है, K(Q1 Q2)/r। एग्रीड और नॉट? दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, उनको r डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K(Q1 Q2)/r, या आप इसको बोलो 1/4πε0 Q1 Q2/r। एग्रीड और नॉट? जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना? आर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है? मैग्नीट्यूड में ये दोनों चार्जेस अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा विद साइन, मतलब एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ, मतलब एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। समझ आ रही बात, समझ में आ रही? जब दोनों सिमिलर चार्जेस होते हैं तो फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, रिपल्शन का, है ना? रिपल्शन का फोर्स होगा। समझना, जब दोनों सिमिलर चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन का। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा,
बढ़ रहा होगा, यानी जहां भी कहीं रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। जब ये दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे तो ओवरऑल कैसा आएगा, नेगेटिव। और जितना ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। यानी जहां भी कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। समझना, जहां भी कहीं अट्रैक्शन होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब समझना, अट्रैक्शन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लो थी 10, है ना, अब कम होकर के हो गई -2, तो पोटेंशियल एनर्जी घटा। तो पहले इतनी थी अब इतनी थी, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई, सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। समझ में आई बात। तो ये बात अपने दिमाग में आप फीड कर लो, हर जगह काम आएगी कि जहां भी कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगी, मिनिमाइज होगी, एनर्जी कम होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। जहां भी कहीं रिपल्सिव फोर्सेस होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास जो एटम है, दो एटम है ए और बी, इन दोनों के बीच में मान लो हम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। देयर आर टू एटम्स ए एंड बी, दोनों के बीच में हम जा रहे हैं बॉन्ड बनाने। एटम ए का न्यूक्लियस, एटम बी का न्यूक्लियस, एटम ए में एक इलेक्ट्रॉन, एटम बी में एक इलेक्ट्रॉन। ये दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या लिटरल मीनिंग हुआ कि इतना डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पे इन दोनों को चार्जेस को एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी फील ना रहा हो रहा हो। मतलब इसका प्रोटॉन और इसका न्यूक्लियस, इसके प्रोटॉन और इसके न्यूक्लियस से किसी तरह का कोई अट्रैक्शन रिपल्शन शो नहीं कर रहा, दैट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, मतलब आउट ऑफ रेंज ऑफ ईच अदर। ठीक। अब जब ये दो एलिमेंट्स पास आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसके प्रोटॉन का इसके प्रोटॉन को रिपल्शन, इसके इलेक्ट्रॉन के इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन। यानी दो तरह के फोर्सेस ऑपरेट करेंगे। ये बात पहले भी बताई हुई है मैंने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, कि दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस। एक के न्यूक्लियस और एक के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। कब, जब हम ए और बी को पास लाने लग रहे हैं तो, यानी जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह के फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। एग्रीड, है ना। फिर भी अगर ये दो एटम पास आ रहे हैं, मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग, ऑब्वियसली तभी ये पास आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब ये पास आते जा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो रहा है, ये पास आ रहे हैं। एक टाइम आएगा जब उसके बाद वो और पास नहीं आएगा, यहां आके रुक गया। ये दोनों यहां आके रुक गया, मतलब क्या हुआ, अच्छा जब ये यहां पे था कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं था, यहां आया, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों काम कर रहा है, पर डोमिनेट क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। और पास आया, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों काम कर रहा है, डोमिनेट क्या कर रहा है, अट्रैक्शन, तभी वो और पास आया। अब यहां आने के बाद ये और पास नहीं आ पा रहा है, इसका सीधा सा क्या मतलब है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या हो गए, बराबर, बराबर। अब वो ना पास आ रहा है ना दूर जा रहा है, बराबर हो गए। इस डिस्टेंस पे आके ये रुक गए, इसका सीधा मतलब है कि अब इसके आगे और पीछे ये नहीं जाएंगे, ये स्टेबल डिस्टेंस है। तो इस समय इसके न्यूक्लियर और उसके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये स्टेबल हो गया यहाँ पे। अब इसके पास क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इसके पास जब आएगा तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। यानी इसके न्यूक्लियस का इसके न्यूक्लियस को रिपल्शन, इसके इलेक्ट्रॉन का इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस। समझ आई बात। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें दिखेगा। इस ग्राफ को एनालाइज करो, आपने देखा होगा अक्सर किताबों में, आपके मॉड्यूल में, आपकी किताबों में इस तरह का ग्राफ बना होता है, देखा हुआ है आपने, है ना। इस ग्राफ को हम समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं, व्हाट दिस ग्राफ इंडिकेट्स। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। दो एटम ए और बी, दो एटम ए और बी है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। यहां पे देखो ये लाइन क्या है, यहाँ पे ये जीरो है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, जीरो। ठीक, यहां पे ये ऐसा जा रहा है ऑलमोस्ट पैरेलल, मतलब इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे जब डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है, टेंड्स टू जीरो, है ना, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन है ही नहीं। ठीक, जैसे जैसे आर कम हो रहा है, देखो आर कम हो रहा है मतलब क्या,
ए और बी पास आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ए और बी पास आ रहे हैं, कौन सा पास आ रहे हैं मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है ना? अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक Q1 Q2 में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और आर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर में है आर, आर कम हो रहा है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब एक्चुअली क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एक डिस्टेंस आएगा जिसको हम आर नॉट कह रहे हैं, उस डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? किस तरह के फोर्सेस हो रहे हैं? बराबर। अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर। अब आर नॉट से कम अगर डिस्टेंस करने की कोशिश किए तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस को रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा। तो दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हो गए या तो दोनों चार्जेस नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? पॉजिटिव में। और वो क्या होगा? बढ़ने लगेगा बहुत तेज। इसलिए इसके आगे ये नहीं जाता है क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़। तो ये पोजीशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। समझ आई बात? तो अपन कैसे लिखते हैं इसको कि एट आर इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 बाई आर, यही तो था। तो जब आर इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो, है ना। जब आर घट रहा है, जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं, आर इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, है ना। आर घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली नेगेटिव साइन के साथ बढ़ रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है? बराबर है। और उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। और जब आर आर नॉट से कम और कम किया हमने, तो क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा। और इस समय फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सिव फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फरेंस ऑफ दिस ग्राफ, जो आपको मोस्टली किताबों में देखने को मिलता है। समझ आ गई बात? फटाफट नोट करिए इसको। अब दूसरा वाला रीजन वही था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना था। देखा गया कि एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि तो पाया गया कि इनमें कॉमन बात क्या थी कि सबके पास NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन था, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसीलिए बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे थे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने लगे, या तो गेन करने लगे, या तो शेयर करने लगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी करके ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाह रहे थे। तो ये दो मेन रीजंस थे टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। बॉन्डिंग के दो रीजंस हैं, एक टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, और दूसरा टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको कोई एक रीजन सेलेक्ट करना है तो क्या सेलेक्ट करोगे? टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई एक, क्योंकि इसके तो एक्सेप्शंस हैं, तो कोई एक सेलेक्ट करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी तरह का बॉन्ड, वो तो मैंने तुमको मैंने क्या बोला? पास आ रहे हैं तो पास हो रहे हैं, तो किसी भी तरह का बॉन्ड बन सकता है ना। किसी भी तरह का बॉन्ड क्या है समझना। बॉन्ड को जो आप दिमाग में बना के रखे हुए हो कि बॉन्ड मतलब एक डंडा, ऐसा नहीं कि कोई रस्सी है, कोई डंडा है जिसको दो एटम पकड़े हुए हैं। बॉन्ड मतलब एनी टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दैट इंटरैक्शन में बी स्ट्रॉन्ग और इट मे बी वीक, है ना। हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा एक बॉन्ड होता है, दिखता है वो कोई डंडा रस्सी पकड़ के हैं हम, नहीं, वो एक इंटरेक्शन है, अफेक्शन है। हमारे दोस्तों के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, हमारी टीचर्स के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, कोई रस्सी डंडा थोड़ी पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अफेक्शन है। किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, किसी के साथ वीक बॉन्ड होता है, तो वैसा ही एटम्स के साथ होता है। बढ़ जाए आगे। NH2 बीच में अगर मान लो D ब्लॉक वाले हैं तो N-1D भरा ही रहेगा, N का S और P भरा हो। D तो किसका भरा होता है? N-1 का ना।
तो जो हमारा मेन शेल है, वैलेंस शेल है, बाहर वाला शेल, उसका NH2 NP6 जब डी भरता है तो हमेशा किसका भरता है? N-1 का भरता है। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं, NH2 NP6 को। ठीक है, बढ़ जाएंगे। एक्वायर, सो दैट दे कैन एक्वायर सच कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नाउ बॉन्ड के टाइप्स, वो जो लगाव है, जो अफेक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो कितने तरह का हो सकता है? तो भाई वो जो अट्रैक्शन इंटरेक्शन है वो क्या हो सकता है? बहुत स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है ना? स्ट्रांग और वीक तो हो गया कि वो कितना मजबूत है ना? दूसरा, किन चीजों के बीच में है? किन चीजों के बीच में? एटम्स के बीच में है या मॉलिक्यूल्स के बीच में है? दो एटम को जो आपस में पकड़ के रखता है, जो अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड। पहला बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? एटम्स के बीच में, है ना? एटम्स अलग अलग है, उनको जो जोड़ने वाले बॉन्ड्स है वो क्या है? प्राइमरी बॉन्ड्स। एटम्स मिलके क्या बना लिए? मॉलिक्यूल्स बना लिए, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो कुछ इंटरेक्शन होता है, वो जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी बॉन्ड। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बीच में एक अट्रैक्शन है, वो क्या रहा? प्राइमरी अट्रैक्शन है। ठीक। अब हमारी फैमिली और हमारी बुआ जी की फैमिली, हमारी मौसी जी की फैमिली, या हमारे कोई रिलेटिव की फैमिली, उनके बीच में भी अट्रैक्शन है, वो क्या है? क्या उतना ही अफेक्शन होगा जो हमारी इंटरनल अफेक्शन, क्या उस अफेक्शन के बराबर होगा? नहीं, ऑब्वियसली ये वाला अफेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? प्राइमरी। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? सेकेंडरी। रिलेटिवली क्या होगा? वो वीकर होगा। समझ में आई बात? तो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड और दूसरा होता है इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटर एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच का अट्रैक्शन, और इंटर मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। ठीक है ना? तो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स ये प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर सेकेंडरी बॉन्ड्स। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स, मेन बॉन्ड्स, है ना? और ये क्या है? हमारे सेकेंडरी बॉन्ड्स है, इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स। ठीक है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स में चार तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स के बीच में चार तरह के बॉन्ड्स होते हैं। कौन से चार बॉन्ड्स होते हैं? आयोनिक बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। दीज आर फोर टाइप ऑफ प्राइमरी बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उसके अलावा इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेस होते हैं, दोज आर सेकेंडरी बॉन्ड्स। उसमें एक है वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या है? और कौन सा इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में वी हैव वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है, जब हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में कौन सा एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे, तो हमने आयनिक रेडियस देखा था, कोवेलेंट रेडियस देखा था, मेटालिक रेडियस देखा था, कोऑर्डिनेट रेडियस नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बस आपको दो लाइन लिखाई जाएगी और उसके बाद हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म। वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इट बिहेव्स टोटली लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कह सकते हो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना? बॉन्ड जो फॉर्मेशन है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट जैसी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के बॉन्ड्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड मतलब बेसिकली एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स,
और सेकेंडरी बॉन्ड्स मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इसके अलावा आपके दिमाग में और होगा और भी तो बहुत सारे तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे इनके अलावा किसी तरह का बॉन्डिंग सुना है? सुना तो सबने है, बोलो। बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, नहीं ब्रिज बॉन्डिंग, सुन रखा है सब? ये सब सुन रखा है ना, तो वो कहाँ गए? वो तो आपने लिखा है नहीं। भाई हमारे पास इंटरेक्शंस कैसे होते हैं? हमारी फैमिली मेंबर्स के बीच में अलग तरह का इंटरेक्शन, दो फैमिलीज या रिलेटिव्स के फैमिली के बीच में इंटरेक्शन, कुछ और भी तो इंटरेक्शंस होते हैं छोटे मोटे जो इधर उधर होते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे कोई दूर के फ्रेंड्स के साथ, वो अलग अलग स्पेशल तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, वो कुछ स्पेशल बॉन्ड्स हैं जो अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी बॉन्ड्स है। पर ये मेन बॉन्ड्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। दीज आर प्राइमरी बॉन्ड्स एंड दीज आर सेकेंडरी बॉन्ड्स। ऑब्वियसली प्राइमरी बॉन्ड्स जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे और सेकेंडरी बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे। बॉन्ड स्ट्रांग होने का क्या मतलब होता है कि जब ये बॉन्ड बने होंगे तो खूब सारी एनर्जी रिलीज हुई होगी। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है? रिलीज होती है। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। और वो बॉन्ड्स रिलेटिवली वीकर होते हैं, उनकी एनर्जी 2 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक। सो दोज आर वीक बॉन्ड्स। बॉन्ड एनर्जी का मतलब समझते हो क्या? जब कोई बॉन्ड बने तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी, या उल्टा बोले उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बनते समय जितनी रिलीज होगी तोड़ने के लिए उतनी देनी पड़ेगी, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। लिख लिया? अब इन्हीं बॉन्ड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड मतलब इस चैप्टर को अगर मैं बताऊं, अगर पूरा ये चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग छोटा चैप्टर है या बड़ा चैप्टर, पहले ही बताओ। बहुत बड़ा चैप्टर है ना? आप कह सकते हैं पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, है ना? और वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। जेई मेन में लगभग 5 से 6 ज्यादा हो गए। हाँ, कितना? जेई मेन में लगभग 3 क्वेश्चन आप कह सकते हो। 2-3 क्वेश्चन तो मतलब 2 तो कहीं गया ही नहीं है। 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं जेई मेन में, ठीक है। नीट में, नीट में भी आ जाते हैं, 4 सवाल आ सकते हैं, है ना? जेई एडवांस में वेटेज है कि नहीं है? जेई एडवांस में भी वेटेज है इसका। जेई एडवांस में भी केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं। जेई एडवांस में पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, है ना? लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन के टर्म्स में, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप बॉन्डिंग ही नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? पूरी केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ सकते हो। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यानी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो मतलब बॉन्ड बनेंगे और बॉन्ड टूटेंगे। तो जब आप बॉन्ड ही नहीं पढ़ोगे तो फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? सो इट इज एक्चुअली द बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री जो मस्ट टू डू है, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा वाला सेक्शन कवर करेगा वो ये कवर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड। सबसे बड़ा सेक्शन, मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम टाइम इसको कवर करने में लगेगा। आयनिक बॉन्ड हम स्टार्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट होगा और बाकी सब छोटे छोटे सेक्शंस हैं, है ना? तो मेन सेक्शन जो इस चैप्टर का वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की सारी थियरीज, इसी से क्वेश्चंस आता है। जैसे भी आप बॉन्डिंग सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? केमिकल बॉन्डिंग अगर आप सोचे तो दिमाग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? शेप आएगा, ज्योमेट्री आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यही सब तो आता है दिमाग में। ये सारी चीजें कहाँ आ रही हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का, है ना? तो सबसे बड़ा सेक्शन इस चैप्टर का जो है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड से भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस बनते हैं। और ये सबसे अच्छी बात, ये चैप्टर ऐसा है जो अगर अच्छे से किया है तो क्वेश्चंस बनने ही हैं, नहीं बनने वाले क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो बॉन्डिंग के क्वेश्चंस बनने ही है ना? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट
अब आयोनिक बॉन्ड नाम से क्या लग रहा है, आयंस के बीच में बॉन्ड, आयंस के बीच में बॉन्ड, पर हम स्टार्ट तो कर रहे हैं एलिमेंट से। तो आयंस के बीच में बॉन्ड, आयंस के बीच में बॉन्ड मतलब क्या, एक्चुअली आयंस के बीच में अट्रैक्शन, आयंस के बीच में बॉन्ड का एक्शन मतलब क्या हुआ, आयंस के बीच में अट्रैक्शन। तो आयंस के बीच में वो अट्रैक्शन कैसे आएगा, आयंस बनाना पड़ेगा, एटम से आयन बनाना पड़ेगा, एटम से आयन कैसे बनेगा। अच्छा पहली बात तो बॉन्ड बनाना मतलब अट्रैक्शन, रिपल्शन तो नहीं ना, अट्रैक्शन, और किसके बीच में, आयंस के बीच में। तो दो एटम से शुरू करें, एक एटम को क्या बनाना पड़ेगा, कैटायन, दूसरे को क्या बनाना पड़ेगा, एनायन। तो एक एटम ने कैटायन बनाना, एक ने एनायन बनाना, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वही क्या है, आयनिक बॉन्ड। अब एक एटम कैटायन बनाएगा कैसे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एनायन बनाएगा कैसे, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया दूसरे वाले ने उसको पकड़ लिया, तो इसने बना लिया एनायन, इसने बना लिया कैटायन, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। तो हम कहते हैं इट इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरे ने उसको पकड़ लिया, तो बेसिकली क्या हुआ, एक एटम का इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कहां चला गया, दूसरे के पास। तो दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट नेचर by complete transfer of electron is known as ionic bond। अब यहां पे आया एक बात, by elements of two different nature, इसका क्या मतलब हुआ, दो डिफरेंट नेचर का मतलब क्या हुआ कि भाई एक को कैटायन बनाना है, यानी एक का नेचर होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो, और दूसरे का नेचर होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर होना चाहिए। यानी वन शुड बी व्हाट, मेटल और नॉन मेटल, मेटल, एंड अदर शुड बी नॉन मेटल। एक को तो मेटल होना चाहिए और दूसरे को नॉन मेटल होना चाहिए, है ना। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आयंस का फॉर्मेशन होगा, और उन आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो दूसरा डेफिनेशन इसका क्या होता है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना क्या, कैटायन और एनायन, और इस कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। It is simply electrostatic force of attraction between cation and anion. It is नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझते हो क्या, ये अगेन एक टर्म है। जब बहुत बार आपके एग्जाम में क्या आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी बॉन्ड के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपके पास एक स्टेटमेंट हो सकता है आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शनल या आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, है ना, मल्टीपल करेक्ट में। तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझते हैं क्या, नॉन डायरेक्शनल का मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं बनाता है। जैसे मान लो कार्बन है, आपको बोला मीथेन, तो मीथेन पता है कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो चार बॉन्ड किधर होते हैं, फिक्स है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, एक ऊपर बनाएगा और तीन नीचे की तरफ ऐसे बेंड होंगे। तो ये क्या है, डायरेक्शनल, फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इधर से आया तो इधर अट्रैक्शन हो जाएगा, इधर से आया तो इधर अट्रैक्शन हो जाएगा, इधर से आया तो इधर अट्रैक्शन हो जाएगा। तो कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉन डायरेक्शनल। समझ में आई बात, दो डिफरेंट नेचर के एलिमेंट्स और कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, होता क्या है, आपके पास जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, एम प्लस, जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा एक्स माइनस। अब ये एम प्लस और एक्स माइनस के बीच में कुछ अट्रैक्शन आएगा, वो जो अट्रैक्शन है उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, मान लो एम मेटल और एन नॉन मेटल है, तो एम एक्स बॉन्ड को क्या कभी आप ऐसे दिखाते हो, एम डैश एक्स, यानी NaCl लिखना है तो कभी आप NaCl ऐसे लिखते हो क्या, NaCl कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, या तो हम सिंपल NaCl लिख देते हैं, और या फिर हम Na प्लस Cl माइनस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा तो हम कभी भी नहीं लिखते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को कभी भी हम डंडा खींच के नहीं दिखाते हैं, एक बात है ना, डंडा खींच के कौन सा बॉन्ड दिखाते हैं,
कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन तो गलत है। M प्लस और X माइनस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, M प्लस और X माइनस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस है तो ऑटोमेटिकली वो पता है कि होगा ही। तो आयनिक बॉन्ड को हम या तो ऐसे दिखाएंगे या तो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा उसको लेगा, एक पे पॉजिटिव आया एक पे नेगेटिव आया और दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, या उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। फिर एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, बट बिफोर इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म आता है वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? हाँ, कौन सा कैपेसिटी? हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी, सिर्फ गेन या लूज? सिर्फ गेन, सिर्फ दोनों? सिर्फ वैलेंसी पूछ रही हूं मैं। वैलेंसी को आपने पढ़ा होगा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यही पढ़ा होगा ना, कि इन शॉर्ट बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो जब एटम कंबाइन करता है तो क्या उसका एक ही तरीका आता है, लॉस या गेन? और कौन सा तरीका होता है? शेयरिंग। यानी वैलेंसी का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, दैट इज व्हाट इज वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लूज और गेन और शेयर, इसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी तो अब हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। अब वहां पे शेयरिंग की बात नहीं होगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी मतलब जनरल टर्म है, तो लॉस गेन या शेयर, है ना। वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। वैलेंस शेल में एक की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है इसकी, तो इसकी वैलेंसी 3। क्या वैलेंसी में कभी साइन लगाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव? वैलेंसी में साइन नहीं लगाते। पॉजिटिव नेगेटिव साइन किसमें लगाते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे साइन लगाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट मे बी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी में सिर्फ लॉस्ट और गेन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म ये क्लियर हुआ। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा तरह का, जैसे Fe है तो Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। सोडियम जो है ये +1 के अलावा और कुछ नहीं, ये हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Fe जरूरत के हिसाब से कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करना। समझ में आ गई बात? ये टर्म्स हैं जो जनरली यूज होते हैं, तो एकदम क्लियर कट रखिए। फिक्स है मतलब एक, वेरिएबल है मतलब एक से ज्यादा तरह के वैलेंसी वो शो कर सकता है। अब NaCl के फॉर्मेशन की बात करें। NaCl सबसे सिंपल, मतलब आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, दिमाग में सबसे पहले यही कंपाउंड आता है, इजंट इट? NaCl। NaCl कैसे बना होगा भाई? एक जनरल सी बात जो हम बचपन में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी, सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नहीं, वो बचपन में जो पढ़ते थे 2 8 8 8 वाला, 2 8 और 1 सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। हमको दिख रहा है इसके ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब ये एकदम शिद्दत से चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इससे कोई ले जाए। क्यों? तब ये स्टेबल हो जाएगा, नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन रख लेगा। पास में आया क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। ये चाहता है इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो सोडियम क्या करेगा? बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो सोडियम पे आया प्लस, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे आया माइनस, और वो जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन था उसको क्लोरीन ने ले लिया। ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं हम इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बताता है?
क्या बताता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताता है हर, जब आप किसी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताइए तो उसमें हर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं आपको। हाँ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सोडियम का वैलेंस शेल खाली हो गया और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 ज्यादा है, इसको 2 कम है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दोनों खुश, दोनों को ऑक्टेट पूरा हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, एंड दिस स्ट्रक्चर मेड इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आपको सभी एलिमेंट्स के दिखाने होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देन कौन सा? एस ऑर्बिटल, बिल्कुल थर्ड शेल खाली हो गया इसका। बताते हैं फ्री रेडिकल कैसे बनता है, बताऊंगी अभी। अभी तो आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं ना, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहां पे जब बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तो वहां फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं अभी। अच्छा, किसी बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा ई एन पे, ई एन डिफरेंस पर। ये पहले ही बताया था। कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है डेल्टा ई एन से कैसे निकालते हैं बता जरा तो पारितोष, फॉर्मूला बता। कौन सा फॉर्मूला था डेल्टा ई एन का जैसे आयनिक करेक्टर निकाल रहे थे? वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला था। हाँ हाँ, बंद कर जल्दी। हाँ, याद आ गया। 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स मतलब ई एन डिफरेंस, इसको बोलते हैं हैनी स्मिथ फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज हैनी स्मिथ फॉर्मूला। याद आया? एचएफ का एचएफ का एक एग्जांपल कराया था, आंसर आया था 45% के आसपास, याद आ गया? ठीक है ना? तो एनीवेज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हैनी स्मिथ फॉर्मूला क्या कर रहा है? 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर मतलब डेल्टा ई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। डेल्टा ई एन जितना ज्यादा होगा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। वैसे भी समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों में बी की अगर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज अपनी तरफ खींचेगा, है ना? तो अगर बी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत तेज खींचेगा, मतलब लगभग पूरा खींच लिया, तो इस पे क्या है? फुल नेगेटिव, इस पे आया फुल पॉजिटिव, क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड। जितना स्ट्रांगली खींचेगा उतना ज्यादा इस पे नेगेटिव आएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा आएगा। समझ आ गई बात, है ना? तो जितना ज्यादा ईएन डिफरेंस होगा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा होता है। एग्जैक्टली आपको परसेंटेज नहीं भी निकालना है, मतलब ये क्वालिटेटिव बात हो गई। क्वांटिटेटिवली कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है तो उसके लिए हैनी स्मिथ फॉर्मूला 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है? जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए
कि इसमें आपको आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, है ना, KF, RBF और CSF, सब में कॉमन क्या है? F कॉमन है। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ मेटल चेंज हो रहा है, नॉन मेटल तो सेम है सब में। लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप EN वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। फ्लोरीन की EN वैल्यू ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसकी तो फिक्स है ये, मतलब फ्लोरीन यहाँ है टॉप राइट, है ना। इधर आए तो इधर क्या है? लिथियम, फिर इधर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसकी सबसे ज्यादा है, इधर कम हो रही है, इधर और कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किधर है? इन दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। समझ में आई बात? इन दोनों में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा EN डिफरेंस होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए NaF, NaCl, NaBr और NaNi, इनमें आयनिक कैरेक्टर बताओ, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इसमें क्या कॉमन है? Na कॉमन हो गया, तो Na तो कहीं यहां हो गया, है ना। Na के बाद इधर तो है Cl, है ना, इधर है F, इधर है Br और इधर है I। NaF सबसे ज्यादा, इसका तो कम है, इसका सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ये कम हो रहा है, तो डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो NaF में सबसे ज्यादा, ठीक है, NaF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये बताओ, अगर मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल अच्छा होना चाहिए खराब? अच्छा, मेटल अच्छा मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उतना अच्छा मेटल। और नॉन मेटल कैसा होना चाहिए? आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अच्छा, मेटल भी अच्छा होना चाहिए और नॉन मेटल भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो इन सब में ध्यान से देखो, इन सब में क्या चेंज हो रहा है? मेटल चेंज हो रहा है। तो मेटल सबसे अच्छा कौन सा है? सीजियम, इसलिए ये सबसे अच्छा, ठीक। इन सब में मेटल तो सेम है, क्या चेंज हो रहा है? नॉन मेटल। नॉन मेटल सबसे अच्छा कौन सा है? फ्लोरीन, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, बिल्कुल। देख, इसकी 4 है, 4.0, इसकी 3 है कुछ, इसकी कुछ 2.8 है, इसकी 2.5 है। कुछ EN वैल्यूज बोली थी याद करने को, इन सब की बोली हुई थी, इसकी बोली नहीं थी, पर 2.1 से कम होगा। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। हाइड्रोजन के बाद लिथियम भी है और फिर इसकी भी है, मान लो 1.8, 1.9, 1.7 कुछ मान लो, चलो 1.9 मान लिया, मान लो इसकी मान। अब बताओ डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? 4 और 2.1 में ज्यादा है ना। समझ आ गई बात? क्लियर? वैल्यू वाइज भी देख लिया। मतलब आयनिक करेक्टर के लिए मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम होनी चाहिए और नॉन मेटल की EN वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो मेटल नीचे वाला होना चाहिए और नॉन मेटल सबसे ऊपर वाला होना चाहिए। समझ आ गई बात? क्लियर? तो ये हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करी या प्रोपोर्शनैलिटी देखी कि आयनिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है, ना ही 100% आयनिक होता है। तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड में क्वालिटेटिवली कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन क्वांटिटेटिवली कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं EN वैल्यू के बेसिस पे, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई दो लोगों को खड़ा कर दिया है ना, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, तो क्या बोलोगे? ये छोटा है, ये लंबा है, ये क्वालिटेटिव बात है ना। इन दोनों के हाइट का एग्जैक्ट डिफरेंस बता दिया कि इनमें 1 फीट 5 इंच का डिफरेंस है, ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। समझ में आई बात? तो क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ बता दिया कि छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, ये क्वालिटेटिव। कितना डिफरेंस है एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया, वो क्या है? क्वांटिटेटिव बात। समझ में आई बात? हाँ वही, तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव बात, ठीक है। नाउ एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आयनिक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड किस लिए बनता है? जब भी बॉन्ड बनता है वहां पे एनर्जी का कुछ डिफरेंस आता है नहीं?
जब ये बॉन्ड बनता है तो वहां पे एनर्जी का कुछ चेंज तो होता ही है, कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल क्या क्या एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व हैं जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसकी बात करने जा रहे हैं। एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला टर्म जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई आयनिक बॉन्ड के समय क्या होना है? एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे कैटायन बने, दूसरा एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे एनायन बने। ये दो काम तो होना ही है। तो अपने से इलेक्ट्रॉन या लॉस या गेन तो होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, वहां पे कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ये वाली जब एनर्जी इन्वॉल्व होगी, इससे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कैटायन का या एनायन का? कैटायन का फॉर्मेशन। यानी मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन बनाएगा, उस समय जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी M प्लस इज गोइंग टू फॉर्म M गैसेस इज गोइंग टू फॉर्म M प्लस। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होता है? एक अकेले गैसियस एटम के लिए, याद है। इसलिए हमने क्या लिखा है? M गैस। मतलब वो जो मेटल है, हो सकता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, जैसे सोडियम है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में। पर सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनना आयोनाइजेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। सोडियम सॉलिड को पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो एनर्जी कौन सी होगी? सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन एनर्जी। और सॉलिड से गैस बनने के बाद अब सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस जो बनेगा, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो एक मिनिमम टर्म जो है, इससे ज्यादा टर्म्स यूज हो सकते हैं, कम से कम। भाई मान लो कोई मेटल है वो गैसियस स्टेट में ही है सपोज, तो वहां से यहां जाने की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज? एब्जॉर्ब। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी अंदर तो इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है ना। तो इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब। दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन बनेगा यानी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? रिलीज होगी। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन। यानी जो भी नॉन मेटल होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? ए माइनस। इस प्रोसेस में होगी एनर्जी रिलीज। ठीक है। तो भाई आयनिक बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में अट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि आयंस बने, M प्लस और A माइनस आयंस बन गए। अब तीसरा स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा? M प्लस और A माइनस जो आयंस है वो अट्रैक्ट होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। जब भी आयंस अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। आयंस जहां भी कहीं अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। शुरू में बता दिया, वेयर एवर देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, है ना। दिमाग में बिठा लो, अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज होगा। तो M प्लस और A माइनस जब अट्रैक्ट होंगे तो बनेगा सॉलिड। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्या है? बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये जो बना, ये क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब आप समझना, ये जो M प्लस और A माइनस है ये क्या है? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट से क्या आ रहा है? सॉलिड स्टेट में, लेस एनर्जी स्टेट में। भाई गैसियस स्टेट में मतलब ज्यादा एनर्जी है, सॉलिड स्टेट में मतलब लेस एनर्जी है। मोर एनर्जी स्टेट स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। लेस एनर्जी स्टेट स्टेबल। तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कब? जब M प्लस और X माइनस या A माइनस अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन जब अट्रैक्ट होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। तो तीन एनर्जी, मिनिमम तीन एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व है। कौन कौन सा? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। दीज आर द थ्री मिनिमम एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जिसमें से कौन सा दो एनर्जी टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं?
आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहां पे, पीरियोडिक टेबल में। एक नया टर्म हमें यहां सीखना है, दैट इज लैटिस एनर्जी। हो गया, समझ आ गई बात। अब सवाल उठता है कि ये लैटिस एनर्जी क्या चीज है, हाउ डू वी डिफाइन लैटिस एनर्जी। बोलो, लैटिस एनर्जी क्या होगा, सामने है आपके, कैटायन और अनायन के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी। तो उसको कुछ डिफाइन तो करना पड़ेगा ना भाई। 5 कैटायन 5 अनायन का अट्रैक्शन लैटिस एनर्जी होगा, 50 कैटायन 50 अनायन का अट्रैक्शन लैटिस एनर्जी होगा, कुछ तो डेफिनेशन होगी। हाउ डू यू डिफाइन लैटिस एनर्जी। एक मोल कैटायन एक मोल एनायन को जब अट्रैक्ट करेगा तो उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। हाँ, हाउ डू यू डिफाइन लैट। ये बड़े छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमको पता होता है, ऐसा नहीं नहीं पता है, पता है, आधा अधूरा पता है, मतलब जो क्या कहते हैं, टू प्रिसाइज, एकदम एग्जैक्टली और ये जो वो चीजें हैं जो हमें गड़बड़ कराती, कहाँ पे, प्रॉब न्यूमेरिकल जब जाते हैं तो वहां पे हम गड़बड़ करते हैं इसके कारण, है ना। तो लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, आयनिक कंपाउंड, उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं उनके अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एनर्जी। जैसे मान लो मुझे NaCl बनाना है, तो एक मोल NaCl बनाना है, मतलब एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस का अट्रैक्शन, तो एक मोल NaCl बनेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं एक मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो अब किसका अट्रैक्शन, एक मोल मैग्नीशियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन MgCl2 है। एक मोल मैग्नीशियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज लैटिस एनर्जी। समझ आ गई बात, डिफरेंस समझ में आ गया। तो हाउ डू यू डिफाइन लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस आयंस। मतलब उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं, जब वो गैसियस स्टेट में आयनिक फॉर्म में आएंगे, वो बनने तक की एनर्जी का लैटिस एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। वो आयंस बन गए, उनके अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, है ना। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयंस, है ना। एक मोल बनाने के लिए जितने भी आइसोलेटेड आयंस हैं, गैसियस आयंस हैं, उनके अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हमने क्या बोला, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई मतलब सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल, यानी मोर इज लैटिस एनर्जी मोर इज स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर इज लैटिस एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर विल बी लैटिस एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। अब NaCl का फॉर्मेशन देख ले एक बार, NaCl का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा NaCl के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, पहले Na प्लस कैसे बनेगा, पहले सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनेगा, और वो सोडियम गैस जो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Na+ गैस। एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एब्जॉर्ब। कौन सी एनर्जी होगी वो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन, क्लोरीन गैस से Cl-, तो क्लोरीन क्या लिखे, Cl2 के फॉर्म में लिखे या Cl के फॉर्म में लिखे, Cl गैस से Cl- गैस। Cl2 से Cl गैस बनना ये अलग प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, Cl2 गैस से Cl गैस, Cl2
Cl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 और गैसेस स्टेट में। तो Cl2 गैस है, Cl गैस बनाना है, क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। Cl2 मतलब क्या? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ही तो है तो वो गैसेस स्टेट में, उसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी? हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक Cl2 को तोड़ोगे तो कितना Cl गैस बनेगा? 2 Cl गैस। आपको तो एक ही Cl गैस चाहिए, तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आई बात? क्लियर और नॉट? तो खैर Cl गैस को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl माइनस, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज? रिलीज। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगले स्टेप में Cl माइनस और Na प्लस गैस ये अट्रैक्ट होंगे, तो क्या बनेगा? NaCl सॉलिड। इस समय एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज? रिलीज। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। लास्ट स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। बिल हमेशा आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन, उनका फिजिकल स्टेट हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। बिल्कुल। Na प्लस, और ये क्या है समझना, Na प्लस गैस है, Cl माइनस गैस है, नो डाउट। पर जब ये अट्रैक्ट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम क्या होगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। गैस स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, सॉलिड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ये क्रिस्टलाइन लैटिस में जाके फिक्स हो जाता है, यही तो हम पढ़ते हैं किसमें? सॉलिड स्टेट में। ये स्टेप्स ध्यान रखना। कैटायन बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनायन बनने में एनर्जी रिलीज हो रहा है, और लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि हमें जब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है, यानी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या चीजें ज्यादा चाहिए, क्या चीजें कम चाहिए फेवर करने के लिए, वो सोचना है। अगर तो अगर हम चाह रहे हैं ओवरऑल आयनिक बॉन्ड बने, तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होना चाहिए या रिलीज? रिलीज ज्यादा होना चाहिए, इजंट इट? रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। भाई एक एटम नहीं ले रहे, एक मॉलिक्यूल ले रहे, एक मोल मॉलिक्यूल। तो एक मोल क्लोरीन गैस लिया, तो एक मोल क्लोरीन गैस के हिसाब से उसको एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए। तो क्या बनेगा? 2 मोल Cl गैस बनेगा। 2 मोल Cl गैस बनेगा, पर हमको चाहिए कितना? 1 मोल। मतलब हम क्लोरीन जो Cl2 लेंगे वो कितना लेंगे? हाफ मोल Cl2 लेंगे। हाफ मोल Cl2 लेंगे तो हमको 1 मोल Cl गैस बनेगा। तो हाफ मोल Cl2 तोड़ने के लिए हाफ मोल, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी आपको लेना पड़ेगा। जो बॉन्ड एनर्जी दिया है किलो जूल पर मोल में, तो 1 मोल का बॉन्ड एनर्जी इतना है, तो आधा मोल के बराबर लेना पड़ेगा आपको। समझ आ गई बात? डन? ठीक है। अब बताओ फैक्टर्स फेवरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करने वाले फैक्टर, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यानी जहां जहां एब्जॉर्ब हुआ है वो कम होना चाहिए। कहां एब्जॉर्ब हुआ था? पहले स्टेप में। यानी मेटल, अच्छा आयोनाइज कौन हुआ था, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। यानी जो मेटल है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब। तो जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है। नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन ही क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो नॉन मेटल की एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मेटल ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो, और नॉन मेटल ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम हो। और लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? लैटिस एनर्जी भी क्या? एनर्जी रिलीज, तो वो भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। सो लैटिस एनर्जी शुड ऑल्सो बी मैक्सिमम। ठीक है। अब
आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दो टर्म्स तो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। वो सारे फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं वो सब पढ़ चुके हैं। तो इनके मैक्सिमम और मिनिमम तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि किसका मैक्सिमम मिनिमम होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, लैटिस एनर्जी को कैसे देखें कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम, इजंट इट? लैटिस एनर्जी क्वेश्चन मार्क है कि लैटिस एनर्जी हम समझ तो गए कि क्या होता है भाई, कि जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलीज होगी, एक्चुअली रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ये तो हमने सीख लिया। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ये रह गया कि वो क्या क्या फैक्टर्स है जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। वो अगर हमने डिकोड कर लिया तो हम लैटिस एनर्जी की काम भी कर लेंगे, है ना। लैटिस एनर्जी हम लोग नेक्स्ट टास्क में करेंगे। लैटिस एनर्जी से स्ट्रेट क्वेश्चंस, मतलब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में तो इंपॉर्टेंट है ही, लैटिस एनर्जी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसका सबसे कम है, इस तरह के स्ट्रेट क्वेश्चंस भी लैटिस एनर्जी से आते हैं। लैटिस एनर्जी की जरूरत सॉल्वेशन के लिए भी पड़ेगी कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, वहां भी लैटिस एनर्जी और एक टर्म और आएगा हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विद फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है।